बुक सेकंड, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 9, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे और समस्याएं। और कौन से मुद्दे इसमें आप अध्ययन करोगे? पहला मुद्दा है पर्यावरण प्रदूषण। 4 टाइप्स का ये होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण। इसके साथ साथ आप इसमें गंदी बस्तियां यानी स्लम सेटलमेंट और माइग्रेशन, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो ये आपका सिलेक्टेड इश्यूज हैं। इसमें आसान रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है और ठीक ढंग से इसको तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आज हम करते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। अब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है? अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं किसमें? इन्वायरमेंट के अंदर, जो हार्मफुल होते हैं, यानी वातावरण के अंदर अवांछनीय पदार्थ जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो वातावरण का प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय पदार्थ कौन से? जैसे डस्ट, शुद्ध वायु में अगर धूल है वो पर्यावरण प्रदूषण करेगी, क्योंकि सांस लेने में शुद्ध ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। स्मोक, धुआं हो सकता है, अब वो वोल्केनिक इरप्शन का भी हो सकता है, वो पराली जलाने का भी हो सकता है, वो गाड़ियों का भी हो सकता है, वो घर में जो हम खाना पकाते हैं उस चूल्हे से निकलने वाला धुआं भी हो सकता है, यानी कोई भी सोर्स हो सकता है। धुआं जो है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है। इसी प्रकार से कोई सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, प्लास्टिक का कचरा है, कागज़ के टुकड़े हैं, ये सब हो सकता है। इसके अलावा पानी की यदि बात करें तो वो पानी के अंदर गंदगी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है पानी देखने में शुद्ध हो, पीने में अशुद्ध हो, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई स्मेल हो सकती है। तो इस प्रकार से जो अवांछनीय पदार्थ है, अनवांटेड सब्सटेंस हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं मानव जीवन के लिए या पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के लिए, वो है पर्यावरण प्रदूषण। अब बात आती है कि पर्यावरण प्रदूषण कितने टाइप्स का? तो 4 टाइप्स का पर्यावरण प्रदूषण होता है नॉर्मली। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन कह लो, या सॉइल पोल्यूशन कह लो, या ग्राउंड पोल्यूशन कह लो, ठीक है। ये है लैंड डिग्रेडेशन एक प्रकार का, या लैंड का पोल्यूशन होना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके वाटर पोल्यूशन की। अब ये जो तीनों चारों टाइप्स के पोल्यूशन है, इनका एक तरीका बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। जब भी नोट्स तैयार करेंगे या अपने पेपर में लिखोगे, तो सबसे पहले जो पोल्यूशन आपसे पूछा गया, वो वाटर हो, एयर हो, नॉइज हो, लैंड हो, सबसे पहले इन दोनों शब्दों को लिख लोगे, अंडरलाइन करोगे, इसको हेडिंग बना दोगे, फिर आगे विवरण चिन्ह लगाओगे और आगे उसकी डेफिनेशन दोगे। फिर उसके कारण कि किन कारणों से वो पोल्यूशन हो रहा है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करें, फिर उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, यानी उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, और देन उसके मेजर्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशन आप क्या करोगे, कैसे आप उसको बचाओगे कि आगे से वो पोल्यूशन ना हो। तो सबसे पहले है अनवांटेड सब्सटेंस इन द वाटर, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन एयर इन्वायरमेंट पोल्यूशन की और इसकी लगभग सेम है, बस ये है कि अब हमने पानी में अनवांटेड सब्सटेंस बताने। पानी के अंदर वे अवांछनीय पदार्थ जो उसमें नहीं होने चाहिए। उसमें सिल्ट हो सकता है जो नेचुरली आ जाता है, उसमें गंदगी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, स्मेल हो सकती है। तो ये अनवांटेड जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, वो वाटर पोल्यूशन है यदि वो पानी में घुले हैं। अब बात आती है कि वाटर पोल्यूशन के कारण क्या है। नंबर 1, डंपिंग ऑफ द डर्टी वाटर या सीवरेज वाटर। रिवर में, कैनाल में, झील में, तालाब में गंदा पानी छोड़ा जाना, ये वाटर पोल्यूशन का कारण है। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या? क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो आप रिवर में से बहुत सारा पानी ले लेंगे, डैम बनाएंगे, कैनाल से लाएंगे, या अंडरग्राउंड वाटर से भी बहुत ज़्यादा पानी निकाल लोगे, तो क्या होगा? शुद्ध पानी की कमी होगी, और शुद्ध पानी की कमी होगी तो उसमें दूषित कण थोड़े भी ज़्यादा नजर आएंगे, ठीक है ना। देन आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जैसे
कोई फैक्ट्री है उसका वेस्टेज जो है वो किसी रिवर में छोड़ दिया जाए, जैसे कानपुर में गंगा नदी दूषित है ड्यू टू लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये सारा उसमें पोल्यूटेंट है। सॉइल इरोजन ये एक कारण हो सकता है। अब जैसे मानसून सीजन होता है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश की बूंदें जो हैं वो ज़मीन से टकराती है तो वो मिट्टी को काट देती हैं, और वो सिल्ट जो है हालांकि एल्यूवियल सॉइल के रूप में फर्टाइल सॉइल भी देता है, बट यदि पानी के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो दूषित करता है, ठीक है। पानी यदि आज की डेट में आपसे मैं ये कहूँ कि भाई नदी में रेनी सीजन में से आप पानी लेकर पी लेंगे क्या? नो, क्योंकि उसके अंदर सिल्ट इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा उसके अंदर प्लांट्स या एनिमल, उसके जीव जंतुओं के गले सड़े जो टुकड़े हैं वो पानी के अंदर आना, वो दूषित करता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज़, इनका किसी नदी के किनारे पर लगाया जाना और वहाँ से दूषित पानी नदियों में पहुँचना, ये चारों इंडस्ट्री याद रखना। बाद में आपसे पूछे भीगा कि वाटर पोल्यूशन में कौन सी इंडस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको पोल्यूट करने में। तो एक है केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, दूसरा है टेक्सटाइल, तीसरा है जूट, शुगर, और कानपुर में आप लेदर इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसके अलावा वाटर जो पानी है उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कूड़ा कचरा फेंक देना, वो सब। इसके अलावा मिक्सिंग होना पानी के अंदर, जो दूषित कण, जैसे मान लो कहीं पर कूड़ा कचरा पड़ा है और बारिश का पानी होता है, बारिश गिरती है उस पर और पानी घुल के बारिश का पानी कूड़े के ढेर पर गिरता है तो धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो जो गंदे कण हैं वो पानी के साथ घुलकर अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है वाटर पॉल्यूशन का। इसी प्रकार से ऑयल लीकेज, कभी कभी आप देखते हैं आजकल जो पेट्रोकेमिकल होते हैं या पेट्रोलियम होता है उसका ट्रांसमिशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के द्वारा या ऑयल टैंकर्स के द्वारा, बड़े बड़े कंटेनर्स वो शिप होते हैं, टैंकर शिप। अब कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और वो सारा तेल जो है समुंदर के ऊपर फैल जाता है, तो उसके कारण से भी वाटर पॉल्यूशन होता है या लीकेज के कारण होता है। इसी प्रकार से केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जिनका हम छिड़काव करते हैं फसलों पर, वो भी कहीं ना कहीं पानी को दूषित करता है, क्योंकि वो ज़मीन में जाता है, फिर पानी जब हम इरीगेट करते हैं खेतों को तो वो पानी के साथ ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज, मेले या टूरिज्म है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण पॉल्यूशन में भी और वाटर पॉल्यूशन में भी। हम क्या करते हैं, कोई भी पूजा सामग्री है उसको आखिर में पूजा पाठ किया, हवन किया और लास्ट में कहेंगे कि इसको प्रवाहित कर देना जल में। इसी प्रकार से कहीं कहीं पर धार्मिक मेले लगते हैं, जैसे अभी आपने देखा था प्रयागराज में करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। तो उसके कारण से भी कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो हमारी जुड़ी हुई ही हैं, बट अगर पानी के संदर्भ में देखें तो पानी दूषित होता है, ठीक है। तो ये सारा कारण। इसी प्रकार से रिवर के अंदर राख का बहा जाना, या भाई दिल्ली जैसे जो एरिया हैं उनके अंदर से जो सीवरेज वाटर है वो नदी के अंदर चला जाता है। जैसे यमुना भारत की सबसे पोल्यूटेड रिवर्स में से एक है, दिल्ली और आगरा के बीच, कारण दिल्ली का सीवरेज वाटर उसमें पहुंच रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब पानी दूषित हो जाएगा तो क्या होगा भाई। पानी यदि दूषित होगा तो नंबर एक वाटर से संबंधित बीमारियां होंगी, जिसमें सबसे पहली बीमारी है डायरिया। डायरिया मीन्स दस्त, पेट खराब होगा यदि हमने दूषित पानी पिया तो। इसके अलावा जो पेट के कीड़े हैं वो हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है। ये सारे पानी से संबंधित, यानी पानी का सीधा इफेक्ट ये है कि वो हमारे जो पाचन तंत्र है, पेट से संबंधित बीमारियां वो पैदा करेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कंटेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है जब उसके अंदर पानी में बरसात के सीजन में गंदगी उसके साथ घुल के ज़मीन में जाएगी तो वो दूषित होगा, अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित होगा। जैसे दिल्ली के बहुत बड़े एरिया में अंडरग्राउंड वाटर यूज करना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो पीने लायक नहीं है, बारिश से ही सप्लाई होता सारा। इसके अलावा वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होगी, ये भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसमें दूषित कण मिल गए हैं। इसके अलावा डेथ ऑफ द रिवर या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म,
जो जलीय जीव हैं वो मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर दूषित कण बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। अब जो मछली जैसे जीव हैं वो तो क्या होता है, पानी को अंदर ले जाते हैं और उसके अंदर प्रकृति ने ऐसा सिस्टम कर रखा कि वो H2O को अलग अलग कर लेते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को अंदर लग देंगे। अब जिस पानी में यही कंटेंट ही कम हो गया तो वो उसका मतलब उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो एक्वाटिक एनिमल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट की है कि 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, भारत में जो संक्रामक रोग होते हैं उनका 1/4 हिस्सा पानी के द्वारा ही संक्रमित होता है। ठीक है। तो ये सारा वाटर पॉल्यूशन का कारण है। अब आप इसका बचाव क्या करोगे? आपने पानी को रिसाइकल करना चाहिए। पहला काम करेंगे हम, वाटर को रिसाइकल करें। दूसरा क्या है, स्ट्रिक्ट रूल अपनाएं, सख्त कानून अपनाएं। जो कानून है उनको ढंग से लागू करें, सख्ताई से उनको इम्प्लीमेंट करें। जो ना माने, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी सिविलियन हो, तो उसको सख्ताई से उसके साथ पेश आएँ और उनको पनिशमेंट का प्रावधान भी करें। इसके अलावा पॉपुलेशन को कंट्रोल रखें, नियंत्रित जनसंख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो वेस्ट वाटर है उसका कह रहा है टू डिस्पोज द वेस्ट वाटर या ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं या उनका यूज उसमें ही ढंग से करना चाहिए कि वही पानी तक उनके दूषित कण ना पहुँचे। ठीक है। इस टाइप्स का आप बता सकते हैं। पब्लिक में अवेयरनेस आप कर सकते हैं, जनता को जागरूक किया जा सकता है कि हम पानी को दूषित होने से बचाएं। इसी प्रकार से कुछ प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो चलाए जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नमामि गंगे प्रोग्राम, ये आपकी बुक में मिलेगा बॉक्स में। नमामि गंगे प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके द्वारा चलाई गई है गंगा नदी को साफ करने के लिए। और इसमें गंगा नदी जहाँ से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर वेस्ट बंगाल में वहाँ तक जाती है बांग्लादेश के पास, वहाँ तक इसकी शुद्धता के लिए काम किया जा रहा है। और उसके किनारे पर गंगा ग्राम बनाए जा रहे हैं, उसके किनारे पर प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो रिवर फ्रंट है उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एयर पोल्यूशन। सेम एज आप बताओगे एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस जो वो एयर पोल्यूशन कहलाएंगे। जो डस्ट, स्मोक हो सकता है, कोई स्मेल हो सकती, तो ये एयर पोल्यूशन हो जाएगा। इसके कारण क्या है, फैक्ट्रियों का धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, वही एक्सेसिव पॉपुलेशन। अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सी बात है। इसके अलावा पेड़ों का काटा जाना है, ईंटों का निर्माण है, ईंट के भट्ठे। इसी प्रकार से डस्ट स्टॉर्म, गर्मियों में बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं, उसके कारण वायु पोल्यूट हो जाती है, नेचुरल कारण है। वॉल्केनिक इरप्शन, कई स्थानों पर वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, उससे धूल, धुआं, धूल कण वो सारे इन्वायरमेंट में आते रहते हैं। इसके अलावा वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग जाना, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था लॉस एंजलिस में बहुत बड़े एरिया में आग लग गई थी। ठीक है। इसके अलावा म्यूनिसिपल वेस्ट या गार्बेज के ढेर, जगह जगह पर कूड़े कचरे के ढेर होंगे तो क्या होगा, वहाँ से गुजरोगे तो वायु के अंदर सांस लेना दूभर हो जाएगा। तो ये सारा कारण है। इसके अलावा केमिकल और पेस्टिसाइड का खेतों में स्प्रे। अब जब आप स्प्रे कर रहे तो आप चाहे उससे थोड़ा सा दूर भी हो तब भी आपको स्मेल आती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पेस्टिसाइड के कण हैं वो वायु में घुले हुए हैं, तो वायु की क्वालिटी उससे गिर रही है। बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, कोरोना को तो दुनिया झेल चुकी है, तो वो भी तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं वायु का भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता था। ठीक है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल जो होते हैं आपके पेट्रोलियम से रिलेटेड, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, LPG है, इन सब के जलाए जाने से पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, परमाणु विस्फोट कहीं पर करेंगे तो उसका रेडिएशन फैल जाता है वायु में। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस, माइनिंग, ये सब हैं। इसके अलावा वार, अभी आप देख रहे हैं जैसे इजराइल और उसमें गाजा स्ट्रिप पर उसमें फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया है। तो जो गोले बारूद मिसाइल मारी जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, क्या उनसे वो एयर पोल्यूशन नहीं होता? तो वार भी एक कारण बनता है। और कई कई सालों तक, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट एंड सेकंड लगभग 4 सालों तक चले, तो रसिया यूक्रेन वार अभी 3 साल होने को हैं, आपके सामने ही है। इतने लंबे लंबे युद्ध चलते हैं, तो जहाँ पर तो इसी प्रकार के सभी टाइप्स के पॉल्यूशन आप होंगे। ठीक है। ये
अब इसका इफेक्ट क्या होगा? एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है यहाँ नाक से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले नाक के अंदर खुजली होगी, फिर गले का खराश होगी, गला खराब होगा, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत आएगी, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, दमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ों के अंदर जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी है, जैसे अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं, स्किन डिजीज हो सकती हैं, स्किन पर एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन होगा, सीधी बात है, वायु के अंदर दूषित कण होंगे तो वायु प्रदूषण होगा, ये भी एक प्रभाव है। स्मोक या फॉग, सर्दियों में आप देखते हैं 10 से दिवाली के आसपास में वातावरण में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है। स्मोक प्लस फॉग दोनों मिल जाती हैं, क्योंकि उस टाइम सर्दी का आगमन होता है, हाई प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर छा जाता है और धुआं जो है उसके अंदर मिल जाता है और वो सारा धुआं नीचे की लेयर में तैरने लग जाता है और दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि वायु के अंदर जब गर्मी बढ़ती है तो वो गर्मी को ट्रैप करके रखती है। इसी प्रकार से एसिड रेन हो सकती है, क्योंकि वायु के अंदर जितना भी जो अनवांटेड सब्सटेंस तैरते रहते हैं तो वो बारिश के साथ नीचे आएंगे और जहाँ पर भी वो गिरेंगे तो उसके कारण से एसिडिक इफेक्ट रहता है। जैसे ताजमहल है, उस पर पॉलिश करनी पड़ती है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण उसका वाइट मार्बल का जो रंग है वो धीरे धीरे येलोविश होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। तो ये सब एसिडिक रेन है, उसका कारण है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ सकती हैं, यानी पृथ्वी का वही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा WHO कहता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा किलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज के अंदर एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण है डेथ का। जाने अनजाने हमें पता भी नहीं चलता और हर सांस के अंदर वो दूषित कण शरीर के अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, ये कारण है। इसके अलावा आपके यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि एयर पोल्यूशन के कारण लगभग 8 लाख डेथ होती हैं हर साल विश्व भर में, ये इसका प्रभाव है। ठीक है, इसी प्रकार से चेरनोबिल यूक्रेन, आपके बुक के अंदर एक बॉक्स में दिया गया होगा, वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, मैं उनमें से एक ही बता देता हूँ। ये सबसे पहले वाला पढ़ लेना, चेरनोबिल यूक्रेन में है, वही यूक्रेन जो रूस के साथ जिसका युद्ध हो रहा, जो रशिया से ही 1990 में अलग हो गया था। ठीक है, वहाँ पर एक घटना हुई थी, परमाणु रिएक्टर से जो परमाणु के कण हैं वो लीक हो गए थे। ठीक है, उनका इफेक्ट रहता है। हिरोशिमा नागासाकी, उसको आप ना भूलें, अमेरिका ने जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को उस पर बम डाल लेते तो उसका साइड इफेक्ट कहते हैं कि आज तक भी वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप बता सकते हैं। फिर बात आती है कि आप इस एयर पोल्यूशन को रोकोगे कैसे भाई? तो इसके लिए वही है, सख्त कानून बनाओ, उनका सख्ताई से लागू करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, पब्लिक अवेयरनेस कराओ, प्लांटेशन करिए, वन महोत्सव मनाइए, अपने जन्मदिन पर, अपने घर में कोई भी खुशी का मौका हो तो एक पेड़ लगाइए। ये सारे आप काम कर सकते हैं। पब्लिक व्हीकल का यूजेज हमने ज़्यादा करना चाहिए। जैसे अभी एक कल परसों की खबर थी, भारत के ही एक शहर में, शायद मध्य प्रदेश का कोई शहर है, उसमें हर ट्यूसडे को साइकिल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। जितने भी ऑफिसेज होंगे उनमें सभी कर्मचारी साइकिल से आएंगे ट्यूसडे को, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। इसी प्रकार से वर्किंग विद द लिमिट ऑफ नेचर्स, जहाँ तक प्रकृति हमें अलाउ कर रही है वहाँ तक हमें काम करना चाहिए। यानी रोड भी बनाए तो कोशिश करें कि पेड़ ना काटने पड़े, ना उनको शिफ्ट करना पड़े। इसी प्रकार से हमें व्हीकल्स की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। केवल ये नहीं कि उसका सर्टिफिकेट है कि वो पोल्यूशन नहीं करती, उसकी एक्चुअल जांच होनी चाहिए कि वास्तव में वो कितना पोल्यूशन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हमें फॉसिल फ्यूल्स की बजाय हाइड्रो फ्यूल्स या हाइड्रो पावर यूज करना चाहिए। जल विद्युत कर सकते हैं या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड हो सकती है, जियोथर्मल हो सकती है, बायोगैस हो सकती है। इसी प्रकार से सोलर एनर्जी ये आप आई गया। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको हमने रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। तो ये ऑलरेडी आपका आ ही गया है। नेक्स्ट आता है नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन में क्या है, आपके पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर अनवांटेड साउंड है, वो नॉइज पोल्यूशन है। कोई भी शोर शराबा जो एक लिमिट से पार चला जाए,
वो भले ही आपका म्यूजिक ही क्यों ना। अब डीजे जो बजता है किसी के लिए वो मनोरंजन है, लेकिन कोई बीमार व्यक्ति तक उसकी आवाज़ जा रही है तो उसके लिए वो पोल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनवांटेड जो साउंड होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, नॉइज पोल्यूशन को जिस यूनिट में मापते हैं वो डीबी होता है, डेसिबल, और जिस मीटर से नापते हैं वो साउंड मीटर होता है। आपने देखा होगा जो आपके घरों में म्यूजिक सिस्टम होता है, डीजे वाले का सिस्टम होता है, कभी कभी आप गाना बजवाने के लिए डीजे वाले बाबू के पास चले जाते होंगे कि ये गाना बजा दो, तो उसके सामने देखते होंगे कि मीटर ऐसे चलता रहता है, जैसे जैसे या आपके म्यूजिक बीट्स होती है उसमें अप डाउन ऐसे आती है। तो वो जो अप एंड डाउन जो वेव्स हो रही हैं वो एक्चुअल में ये यूनिट होती है डीबी। उसको कहीं ना कहीं छोटा सा लिखा होगा डीबी, और वो जो मीटर जिसमें वो साउंड अप एंड डाउन जा रही है, वो लेयर्स जा रही हैं, वो मीटर है साउंड मीटर, ठीक है। साउंड मीटर से मापते हैं। देखो कहता है कि 0 से 25 तक की डेसिबल साउंड क्वाइट ये रहती है, शांत रहती है। तो आप नॉर्मली ये देख सकते हैं। आपको मैं एक मेन बात बता देता हूँ काम की। WHO कहता है 45 dB तक की साउंड हमारे लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा अगर कोई भी साउंड है तो वो पोल्यूशन है। 45 dB WHO कहता है वो पीसफुल है, ठीक है। वहाँ तक की साउंड हमारे को परेशान नहीं करती। अब इसका कारण क्या है? फैक्ट्रियों का साउंड हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का जिसमें बस, ट्रक, रेलगाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स ये सब हो सकते हैं। सुपरसोनिक प्लेन, अब तो यहाँ पर फिर भी ठीक है। जहाँ मेरी पोस्टिंग अम्बाला में रही तो वहाँ पर तो कई बार क्या होता था कि अम्बाला अब जो है वो एक गैरिसन टाउन है, छावनी नगर है। अब वहाँ पर बहुत सारे टाइम टू टाइम उनकी रूटीन फ्लाइट होती थी जो अपने जेट विमान होते हैं, और वो लो फ्लाइट लेते हैं कई बार। अब लो फ्लाइट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड उसकी जो है इंजन की, प्लस जब वो हवा के बीच में से चीरता हुआ हवा को जाता है तो बहुत सारी साउंड करता है। तो कुछ सेकंड के लिए, या ये कहिए कि कुछ 1 या 2 मिनट के लिए तो हम क्लास में बच्चों को भी और टीचर को भी साइलेंट हो जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ सुनाई ही नहीं देता था। तो ये इस प्रकार की सुपरसोनिक जो विमान होते हैं उनके कारण ऐसा बहुत सारा साउंड होता है। इसके अलावा डायनामाइट का एक्सप्लोजन है, जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर ड्रिल करते रहते हैं, उससे आवाज़ होती है, और उसमें जब बारूद लगाकर उसको उखाड़ते हैं तो उसके कारण से भी साउंड पोल्यूशन होता है। वार प्रैक्टिस, कहीं कहीं पर युद्धाभ्यास चलते रहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप्स के युद्ध अभ्यास हों, उसके कारण से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर, लोग लाउड स्पीकर लगा लेते हैं, वो रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं, या वो कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, या इलेक्शन के दौरान आप देखते हैं बहुत सारा जो है, कई बार तो ये होता है कि उधर से बच्चों की परीक्षा का समय होता है और उधर से जो वोटिंग का टाइम होता है वो साथ में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं लाउड स्पीकर। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, ये नेचुरल घटना है जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। लाइटनिंग, थंडर, मेघ गर्जना, बिजली का चमकना, उसके कारण से भी कई बार बहुत ज़्यादा अनबियरेबल साउंड होती है, ठीक है। अब नेचुरल है, उसको आप रोक भी नहीं सकते। डीजे है, रेडियो है, टेलीविज़न है, लिमिट तक करो तो नो प्रॉब्लम, लिमिट क्रॉस करते ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जंगल की आग है, आग जब जलती है उसके कारण से भी साउंड क्रिएट होती है। इसी प्रकार से माइनिंग ऑपरेशन है, सायरन का बजा जाना है, हॉकर्स वगैरह है, या पीरियोडिक आवाज़ है कोई, ये कोई फेस्टिवल वगैरह हो सकता है जो कभी कभार आते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण आप बता सकते हैं। अब इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? ये सबसे पहले हमारे जो कान के पर्दे हैं उसको फाड़ सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा साउंड सुनेंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। इसके अलावा इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन होगा, हमें चिड़चिड़ापन होगा। इसके अलावा हेडेक, सिर में दर्द होगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस, तनाव रह सकता है, लगातार साउंड में काम करेंगे। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हम तो आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से एंगर, गुस्सा रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो साउंड जो है हमें इरिटेट करता है, हमारे ऊपर प्रेशर रखता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसके कारण गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे उसके कारण क्या होगा? शरीर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल जो दिक्कतें हैं वो होंगी, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे टाइप्स के आप बता सकते हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो नॉर्मल आप कहिए
कि मेन बात तो यही है कि अब साउंड पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, कान से लेकर और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो इस पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उसका असर होगा, ठीक है। तो ये अब बचाने के लिए क्या करोगे भाई, वही सारी बातें आप देखेंगे, बहुत सारी बातें कॉमन है। नंबर 1, रूल को सख्ताई से लागू करें, लेकिन अब इसमें भी समस्या, जैसे रूल तो ये है कि भाई 10 या 11 बजे का टाइम है शायद डीजे बजने का, उसके बाद आप नहीं बजाओगे, लेकिन आमतौर पर आप देखते हैं कि कोई उनको रोकने जाता है, चाहे वो भले ही पुलिस क्यों ना, उसके साथ झगड़ा करते हैं। अगले के लिए खुशी का मौका है, लेकिन उनका कानून तो कानून है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई आपके मनोरंजन से दूसरे को तकलीफ ना होनी चाहिए, बस ये है, ठीक है, कि हम अपना एंटरटेन कर रहे हैं तो हमारे एंटरटेन के कारण किसी थर्ड व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, तो हम इस प्रकार के सिटीजन अपने आप को बनाएं, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक व्हीकल्स, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, तो उनको बढ़ाइए। अब जैसे एक बस है, उसमें कम से कम 50 सवारियां एक साथ जा सकती हैं, और अगर हम 50 कार लेकर एक साथ जाएं तो 50 गुना पॉल्यूशन भी तो करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये करना चाहिए। इसके अलावा सायरन जो है वो नहीं बजाए जाने चाहिए। और जो गाड़ियां होती हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं नौजवान जो व्यक्ति होते हैं, नया नया शौक होता है, तो वो बुलेट जैसी बाइक उसको मिल जाए तो वो पटाखे छोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि पटाखे छोड़ो, आप बहुत मेहनत करिए, और इतने मेहनत करिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो दुनिया पटाखे छोड़े, आपकी आवाज़ साइलेंटली दूर तक जाएगी कि फलाने विद्यार्थी ने बहुत बढ़िया अचीवमेंट हासिल की है। किसी खेल में चले जाओ ना आप, ठीक, वो कुछ सेकंड के लिए पटाखा छोड़ना एक अलग बात है, ठीक, वो साउंड पोल्यूशन क्रिएट करता है। कई बार क्या करते हैं कि हम जो कंपनियां होती हैं वो उनके साथ गाड़ियां, जैसे बुलेट वगैरह ही बाइक है या और दूसरी बाइक है, उसमें साइलेंसर आता है कंपनी की तरफ से, तो लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करा लेते हैं। तो इस प्रकार के उस सख्ताई से ये होना चाहिए कि कम से कम इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर हो कि हम ये अपने एंटरटेन या अपने शौक के कारण किसी और को परेशानी ना क्रिएट करें। इसके अलावा जो एंटरटेन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, यानी उसकी वॉइस जो है, आवाज़ जो है, वो एक लिमिटेड होनी चाहिए, वो चाहे वो धार्मिक ओकेजन हो या वो कोई शादी विवाह का फंक्शन हो उसमें। इसके अलावा हॉर्न, जो प्रेशर हॉर्न है, उसको प्रोहिबिटेड रखना चाहिए। कई सारी कंट्रीज, तो जैसे मेरे भी कई सारे स्टूडेंट और मित्र विदेशों में बैठे हैं, जब भी कभी उनसे बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई वहाँ पर आप क्या खास देखते हैं, तो कहते हैं कि सर कई सौ किलोमीटर का सफ़र करके आगे हमने कहीं पर हॉर्न नहीं सुना। हमारे यहाँ पर तो कई बार देखते हैं कि लोग अकेला बाइक पे जा रहा है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई आदमी नहीं है, फिर भी हॉर्न बजाया जा रहा है हर कुछ सेकंड के बाद। तो पता नहीं कैसे क्या। तो ये पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम ऐसी जो हरकतें हैं वो ना करें, एक नोबल सिटीजन के रूप में काम करें। इसके अलावा प्लांटिंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, हमें रोड के किनारों पर खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं ना, तो वो सभी प्रकार के पॉल्यूशन को रोक लेते हैं, क्योंकि साउंड जो है पेड़ों के बीच में से पत्तियों से टकराएगी, वहीं रह जाएगी, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें रोड साइड पर बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। फिर ये एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि धुआं निकलेगा उसको वो सोख लेंगे, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ये भी एक प्रकार का सभी टाइप्स का पॉल्यूशन करेगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अर्बन वेस्ट क्या है। अर्बन वेस्ट का मतलब शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है, जो हर रोज़ हमारे घरों से निकलता है, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, अब जितनी गुना पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हर घर से गार्बेज निकलेगा। हर रोज़ घर से कोई ना कोई छिलके हैं या कोई भी आपने घर में साफ सफाई की, झाड़ू किया, तो उसके कारण से जो सारा डस्ट है वो आप डस्टबिन में पहुंचा दोगे, और फिर वो जो है एमसीडी की गाड़ी के माध्यम से किसी एक स्थान पर उसका ढेर लग जाएगा, ठीक है। तो ये अर्बन वेस्ट जो होता है, इसके कारण से क्या होगा, अब जहाँ पर इसको डाले जाएंगे, आप देखते होंगे शहरों में अलग अलग स्थानों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं। अब दिक्कत क्या आएगी, जहाँ पर ये कूड़े कचरे के ढेर हैं, नंबर एक, ये उस पूरे इन्वायरमेंट की सुंदरता को खराब करते हैं। पहले बात तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा, लैंड पोल्यूशन करेगा। दूसरा,
जब वहाँ पर ये कूड़ा कचरा गलेगा सड़ेगा तो उससे वायु दूषित होगी, तो ये एयर पोल्यूशन भी करेगा। जब रेनी सीजन में इस कूड़े कचरे के ऊपर बारिश की बूंदें गिरेंगी और ये गंदे जो कण हैं वो पानी के साथ घुलकर जमीन में जाएंगे तो अंडरग्राउंड वाटर को भी दूषित करेंगे। ठीक है, तो ये कई टाइप्स का पोल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो दिल्ली है करनाल बाईपास, उसके पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पूरा बड़ा पहाड़ बन गया है। आपको एक बार पिक्चर दिखा भी देता हूँ, ये आप देख रहे हैं। आप दिल्ली की यात्रा करिए ISBT की और रास्ते में करनाल बाईपास आएगा, वहाँ पर आप इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ देखेंगे। ये कहाँ से आया? ये सारा कूड़ा कचरा हर रोज़ दिल्ली से निकलता है। 24 घंटे MCD वाले काम करते रहते हैं, दिन रात उनकी ड्यूटी लगी रहती है। सरकार प्रयास भी करती है कि इस कूड़े कचरे का हम बायो खाद बना लें, लेकिन कितने का बना सकते हैं? तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सोर्स से ही। ठीक है, तो अब ये आ कहाँ से रहा है? ये घरों से आ रहा है। तो हम क्या करें? आप भी देखते होंगे आपके शहर के अंदर MCD की गाड़ियाँ आती होंगी और वो बार बार लाउड स्पीकर से आपको बोलते होंगे कि भाई नगर निगम के अनुसार आप गीला कचरा अलग कर लें, सूखा कचरा अलग कर लें, गाड़ी के इस हिस्से में गीला डालें, इस हिस्से में सूखा डालें, सूखे को रिसाइकिल किया जा सकता है। कोई भी अखबार है, CD है, कोई लोहे का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, वो सब दोबारा बेचे जा सकते हैं, दोबारा गलाए जा सकते हैं, उनको नया बनाया जा सकता है। तो पब्लिक अवेयरनेस हमने बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उसको वहाँ तक ना पहुँचने दें जहाँ तक ये जाकर ढेर लगा देता है। ठीक है, तो ये हमने करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि इससे जो क्या क्या प्रॉब्लम्स या इफेक्ट होंगे। नंबर 1 देखो, जहाँ पर ये कूड़े कचरे का ढेर होगा वहाँ से गंदी बदबू आएगी। दूसरा क्या होगा कि वहाँ पर बहुत टाइप्स के मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, चूहिया, चूहे, इसके अलावा भाई आपके कॉकरोच, ठीक है, इस टाइप्स के बहुत सारे जीव पैदा होंगे जो कहीं ना कहीं संक्रामक बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। मच्छर होंगे तो आस पड़ोस में भी जाएंगे, मलेरिया फैलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ पर आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जो गंदी स्मेल है वो हवा के साथ घुलकर दूर तक जाती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। जहाँ पर ये कूड़े कचरे का ढेर होगा वहाँ पर टाइफाइड हो सकता है, इसके अलावा डिप्थीरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो उसके कारण से होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर वो भी पोल्यूट होगा। कैसे? आपको बता दिया कि बारिश की पानी गिरेगा तो वो गंदा जो कण है वो घुलकर पानी के साथ अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगे। अब उसको आप हैंडपंप से वापस निकाल लेंगे तो हैंडपंप का पानी देखने में शुद्ध होगा लेकिन उसके अंदर अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है, तो ये अब इससे सॉल्यूशन क्या करोगे भाई? आप जो वेस्ट निकल रहा है, नंबर 1 पब्लिक अवेयरनेस ही करनी पड़ेगी। सबसे पहला है पब्लिक, वो अपना गार्बेज को सॉर्ट कर ले, गीला अलग, सूखा अलग, रिसाइकिल करने वाला अलग, तो वो सारा हम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, रिड्यूस करिए, रीयूज करिए, रिसाइकिल करिए। 3R आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च वर्क कर सकते हैं कि हम इस गिल्ले कचरे से या इस डिस्पोजल को गला सड़ाकर कैसे बायोगैस बना सकते हैं। बन भी रही है, बना भी रहे हैं। इसके साथ साथ इससे मैन्योर भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारा है। इसके साथ साथ ये आ ही गया, कंपोस्ट हम बना लेते हैं इससे। पब्लिक अवेयरनेस ये करनी पड़ेगी। ये आपके लिए 2 पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी हैं, ये देख लीजिए। ये तो है ही कूड़े का ढेर। अब ये गंदा जो सीवरेज वाटर है वो है जो हमारी पवित्र नदी यमुना को दिल्ली और उसके आसपास दूषित कर रहा है।